नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी भागलपुर में है क्या? जय श्री राम सर। भागलपुर में तो नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाए कि भागलपुर से बहुत दूर भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि मैं हर एक सावन जो है वो कांवड़ यात्रा करता हूं पैदल। तो जो कांवड़ यात्रा होती है ना, वो वहीं से होती है जहां पे पुल गिरा है, सुल्तानगंज से। तो एक वेरी महीने गुड। पहले से मैं तैयारियों के अपडेट लिया करता हूं। तो हुआ ये था कि अभी क्रिएशन नाम का हमारा एक मित्र है जो कि यूट्यूब वीडियो डालता है पूरे रूट की, कि क्या क्या बिहार सरकार तैयारियां कर रही है। अच्छा, इस वीडियो के प्रसारित होने का भी एक कारण है। मैंने उसको कल ही भेजा था सुल्तानगंज कि जाओ जरा देख के आओ कि बाबा अजगैबी नाथ के पास क्या क्या चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, कई बार गंगा माता दूर होती है तो पुल के पास, जहां पे पुल का निर्माण हो रहा है ना, उससे ठीक पहले अजगैबी नाथ है, वहां पे हम लोग जल भरने के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूछा था एक बार जाकर के अपडेट लेके आओ। और वहां पे शाम को बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग वहीं से चली थी, जो कि ट्वीट भी हुआ और बाद में वायरल भी हुआ। एक साथ सारे पिलर गिरे। कमाल की बात यह है कि ये दूसरी बार गिरा है सर। पहली बार में मैंने आलोचना नहीं किया था, ये बैक टू बैक दूसरी बार वही पुल गिरा है। तो इसकी क्या खासियत है भाई कि एक ही पुल दो दो बार गिर जाता है? और नीतीश बाबू जो हैं वो बहुत कुछ इस पे चिंतित भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा था उनका वीडियो, तो कह रहे थे कि ये तो बहुत अजीब सी बात है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? मतलब गजब की इसको कहें कि बेशर्मी। इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि सर, आप बेचैन तब होंगे जब आपका फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे होगा या किसी कार्य को कराने पे होगा। इस वक्त नीतीश जी का पिछले 2.5 साल से, चूंकि आप इस पूरे क्रम को देखते हैं, जानते हैं, आप इस फील्ड में रहे हैं, सिंगल मोटो जो उनका एजेंडा है पिछले 2 सालों से, 2.5 साल से, हमारी कुर्सी कैसे बचे, मैं अपनी सीएम पोस्ट की कुर्सी कैसे बचाऊं, इसी को लेकर के। अच्छा, बीच बीच में पीएम पद वाली भी तमन्ना जग जाती है, तो वो तमन्ना भी एक, देखिए, अधूरी ख्वाहिश बड़ी डेंजरस वाली हो जाती है। तो इस वक्त नीतीश कुमार अजब सी परिस्थिति में है। लेकिन ये 2014 में जब शिलान्यास हुआ था ना, पीडब्ल्यूडी काफी टाइम आरजेडी के पास रहा। ये कुछ नहीं, एक 9th फेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बोला कि हमने रुड़की वालों से जांच करवाया, पटना एनआईटी वालों से जांच कराया, तो प्रॉब्लम जो है पिलर में था। तो हमने कहा हम सब तोड़ेंगे, तो तोड़ दिए होते, दोबारा पैसे खर्च के। सर, 1700 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। और ये लोग कल तक, मतलब वो जो बिहार का एमटेक होल्डर डिप्टी सीएम है, उसको वो कह रहा था, अश्विनी वैष्णव जी आप इस्तीफा काहे नहीं दे रहे? ये विडंबना है सर बिहार। अश्विनी वैष्णव को तो दे ही देना चाहिए, डिप्टी सीएम काहे को देगा? वो तो डिप्टी सीएम है। अच्छा अच्छा, ये यहां से आप आ रहे हैं। वही मैं भी सोचूं कि नहीं, देखिए सर, राजद का और जदयू की इस वक्त सारी पॉलिटिक्स, पिछले 1 साल से ये जातीय जनगणना में जीत है। कहां इनको पुल का ध्यान है, कैसे निर्माण हो रहा है? पूरा फोकस तो ये है कि पूरे स्टेट के टीचर्स को लगा दो जातीय जनगणना में। वो तो हाई कोर्ट ने होने नहीं दिया, और बेचारे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उन्होंने बोला हाई कोर्ट से काहे जंप कर गए सुप्रीम कोर्ट, पहले वहां फैसला हो जाने दो। खैर कोई बात नहीं। 12 तारीख को इनको करनी है विपक्षी दलों की मीटिंग। पटना की स्थिति आपको बता रहा हूं। राजधानी से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ता है कोइलवर। सोन नदी का बालू का खनन माफिया जो है, वहां पे जिस प्रकार से दोहन हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, सब जानते हैं खनन में माफिया उत्पात मचा हुआ है। लेकिन पूरा बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है, क्योंकि वो फोकस नहीं है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का फोकस अभी पीएम बनना है। तो जो बिहार के मॉडल को देंगे वो यही गिरी हुई ब्रिज देने वाले हैं, एनआरकी देने वाले हैं।
किडनैपिंग के नए नए आइडियाज देंगे। कभी बिहार तो अब एक अजीबोगरीब स्टेट हो गया है, जहां पे पूरा का पूरा पुल चोरी हो जाता है, मोबाइल टावर चोरी हो जाता है। अब ये जरा पुल चोरी होने वाला किस्सा तो बताइए ना। अच्छा, ये रोहतास में सर एक पुल था, लोहे का पुल था। अब बिहार में आपको पता है बेरोजगारी है, तो कुछ बेरोजगारों ने सोचा कि ये लोहे का पुल रह के क्या करेगा, ये तो बेकार सी बात है, पुराना पुल रह के क्या करेगा, एक काम करो पूरा का पूरा इसका लोहा निकाल के पुल को बेच दो। तो पूरा का पूरा पुल जो है टूट गया, उसके लोहा लगकर बिक गया मार्केट में, तो पैसा। वो पुल क्या काम में नहीं आ रहा था क्या? नहीं नहीं, वो तो सर पुराना पुल था ना सर, वो पुराना पुल पूरा बेच दिए सर। ये कुछ नहीं है सर, मोबाइल टावर रातों रात बिक गया है सर। ये और इस स्टेट की पुलिस का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भाई मनीष कश्यप को हम अरेस्ट कर लिए हैं, क्राइम खत्म। इस स्टेट की पुलिस का फेलियर के मतलब मनीष कश्यप से इतनी क्या समस्या थी इनको? हाँ, जो आज आप इस पुल की स्थिति देख रहे हैं ना सर, वो एक सिविल इंजीनियर लड़का था। तो बिहार में जितने कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, वो उन कंस्ट्रक्शन में हो रहे घटिया कामों को ग्राउंड पे जाकर के उजागर कर रहा था। और ये बहुत दिनों से बिहार सरकार की आंख की किरकिरी बना हुआ था। चाहे पुल हो, रोड हो, सड़क हो, नाले हो, सब में भ्रष्टाचार को वो उजागर करता था ग्राउंड जीरो पे जाकर के। इसी वजह से उसको सजा मिली है सर। अच्छी पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता करने की उसको सजा मिली है। ये तो ट्रैप, हमको भी पता है कि तमिलनाडु वाले केस में कितनी सच्चाई है, और आपको भी पता है, लेकिन बोले कौन? जब सरकार ऐसे दो स्टेट की पुलिस मिलकर के काम करे तब तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, कमाल की बात है कि बड़े पुलिस विभाग में रह चुके करुण सागर जी अब आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं, तमिलनाडु कैडर में थे, और संभवतः वो जहानाबाद से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जाति से भूमिहार आते हैं। कमाल की बात है कि जब वो तमिलनाडु में उतने बड़े पोस्ट पे थे तभी ये सारी चीज हुई है। अच्छा, ये पुल की बात करते हैं आपके जो है पहले, उसके बाद फिर ऑपोजिशन वाली बात करेंगे। ये भागलपुर में तो गंगा के ऊपर पहले से एक पुल है, और उधर मुंगेर में भी पुल है, तो ये बीच में पुल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है सुल्तानगंज से अगवारी घाट? ये सर वही वो कांवरियों के लिए भी आने जाने का इजी हो जाए, क्योंकि अगवारी घाट से कोई कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा था सुल्तानगंज का, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो भी, इसीलिए वो पुल की आवश्यकता पड़ी। जो आपने भागलपुर वाला ब्रिज बताया वो सर पूर्णिया ब्रिज बोलते हैं जिसको। हाँ, वो विक्रमशिला ब्रिज, वो पूर्णिया को कनेक्ट करने के लिए है, वो सीमांचल को कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, उस पुल की दुर्दशा भी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि पुल बने हुए अभी बिल्कुल कम समय हुआ, मुश्किल से 20 इधर 23 25 साल हुए शुरू हुए, 25 साल भी नहीं हुए, 23 साल। वो पुल की स्थिति भी बहुत ही बुरी है, बहुत जर्जर है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से वो गिरा नहीं है। वो लालू जी ने बनवाया था क्या? शुरू हुआ था लालू जी के समय, कंप्लीट हाँ कह सकते हैं आरजेडी के समय ही 2003 तक कंप्लीट हो पाया था, राइट। अच्छा, तो और जो मुंगेर वाला ब्रिज है वो तो रेल कम रोड ब्रिज है। वो रेल का वो उसमें तो सर उसमें कोई समस्या नहीं है ना सर, क्योंकि जहां रेलवे का कंस्ट्रक्शन है वो तो रेलवे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। उदाहरण मैं देता हूं, इस ब्रिज में जब पहली बार ये ब्रिज गिरा था, तब नीतीश कुमार पे जबरदस्त हमलावर थे तेजस्वी यादव। बोला बताओ क्यों गिरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब सरकार बदल गई है, सरकार बदल गई है, पीडब्ल्यूडी गलत जगह पे है, तो अब कहा जा रहा है कि हम फलाने इंस्टीट्यूशन से चेक वेक करा लिए, पूरा स्ट्रक्चर गिरा के फिर से निर्माण होगा, लेकिन उसके पहले ही ये सारी चीजें हो गई। न सरकार के पास उत्तर है, न नीतीश कुमार के पास उत्तर है कि इस 1700 करोड़ की बर्बादी का उत्तरदायित्व जो है कौन उठाएगा। कोई उत्तरदायी नहीं है। आपने नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट सुना होगा, मतलब एक चीफ बहुत बहुत ही पेट पे हाथ फेर फेर के और पड़ा है
वो एक चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मैं तो वो देख रहा था पेट पे हाथ क्यों फेर रहे थे, ये नहीं समझ में आया। हो सकता है लालू जी बोले होंगे कि पेट में दांत है तो वो दिखने लगा होगा आजकल। देखिए, इस वक्त बिहार में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि अपना 2024 के तैयारी में कौन सी पार्टी इस वक्त आगे रहे। हालांकि 2000 ये 12 तारीख वाली मीटिंग अब होगी या नहीं, इस पे थोड़ा सा हमको डाउट है। क्यों? लेकिन देखिए, क्यों इस पे शायद हमने शो नहीं किया था, तो मैं बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे हैं अब। राहुल गांधी ने भी मना किया हुआ है। स्टालिन पहले आने वाले थे, अचानक उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तमिलनाडु में एक राजकीय कुछ अचानक काम आ गया है, तो उस पर ममता बनर्जी भी नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको भी बंगाल में कुछ काम आ गया है। तो विपक्ष के अब एक महामहिम नेता अरविंद केजरीवाल बचे हैं, वो आएंगे हो सकता है। उड़ीसा वाले सीएम तो आएंगे नहीं, और झारखंड वाले सीएम कह रहे हैं कि हम इस वक्त जो है वो कांवड़ यात्रा जो होती है बाबा बैद्यनाथ की, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो श्योर नहीं है। तो विपक्षी एकता में वही है कि अब बिहार के कांग्रेस के कुछ लोग आ जाएंगे, आरजेडी आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी, और जदयू के नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में हो जाएगी एक मीटिंग। यही है, वरना बाकी मीटिंग में कुछ अब बचा नहीं है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा साहब कि आपके इतनी बड़ी विपक्षी एकता की जो मीटिंग होने वाली थी, जिसके ऊपर पूरे देश की दृष्टि थी, और उसके संचालन में या उसके आयोजन में इतनी बड़ी बाधा। इसके प्रमुख कारण जो है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस अब नहीं चाहती कि नीतीश कुमार पीएम का चेहरा बने। वो डील जब थी तब थी, अब वो डील की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कर्नाटक जीत क्या कर्नाटक जीतने के बाद जो है वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो रहा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं है? अब ये कहना मुश्किल है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हालात जो है एमपी के भी रिपोर्ट्स तो ठीक नहीं है ना, तो कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस में है। अबे जब कर्नाटक एमपी में हम ही जीत रहे हैं, तुम जीत नहीं रहे हो, और छत्तीसगढ़ भी हम ही रिटेन कर जाएंगे, तो तुमको क्यों पीएम कैंडिडेट बनाया? कुछ दिन बाद हम राहुल गांधी की सजा किसी प्रकार से 2 साल की कम कर देंगे, उनका वापस हो जाएगा, कहानी खत्म, पीएम तो राहुल गांधी ही बनेंगे। अब तो फिर तो मामला फिर तो पूरा पक्का ही है, फिर तो क्या कर सकते हैं। मामला एक और पॉइंट पे फंसा हुआ है सर, वो भी आपको बता दूं। बताइए। तनवीर हसन आजकल बड़े नाराज लग रहे हैं। आरजेडी के ऑफिस में गए हुए थे, और नवेंदु मिश्रा हमारे उस वक्त आरजेडी ऑफिस में ही थे हमारे बेटे। तो तनवीर हसन से मुलाकात हो गई, तो उन्होंने पूछा सर बेगूसराय का क्या सिचुएशन है, कितनी अच्छी लोकसभा की तैयारी आप कर रहे हैं 2024 के लिए? तो बड़े गुस्साए हुए बोले कि पहले महागठबंधन ये तो तैयार करे कि मैं लड़ूंगा या वो कल का लड़का कन्हैया कुमार लड़ेगा वहां से। अब नवेंदु मिश्रा ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, बोला मामला समझ में आ गया। मामला यह है कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार लेफ्ट को छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। लेफ्ट जो है अब वो कन्हैया कुमार को नहीं चाहती, और तनवीर हसन है आरजेडी के दूसरे नंबर पे रहे थे, वो नहीं चाहते कि बेगूसराय में कन्हैया कुमार लड़े। वो बहुत बड़ा कारण मानते हैं अपने बेगूसराय के चुनाव के हार का, या फिर जो प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी कम रह गई थी। और आरजेडी कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं चाहती कि कन्हैया कुमार अगर जीत के सांसद बनेगा तो बिहार में भविष्य की राजनीति के लिए, तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो जाएगा। तो आरजेडी नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस कोर कमेटी चाहती है, जो बिहार की है, कि कन्हैया बिहार में कांग्रेस को आगे लेके जाए। तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा। और जेडीयू को सीट कितनी मिलेगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। ये एक अलग लड़ाई है सर। इस लड़ाई का समाधान मुझे लगता है कि शायद लोकसभा से 3-4 महीने पहले ही हो पाए तो हो पाए, क्योंकि मेरे कंफर्म सोर्सेस हैं कि सिवान, गोपालगंज, ये 2 सीटिंग सांसद जो कि जदयू के हैं, वो बीजेपी में लगातार एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी से मीटिंग हो चुकी है उनकी। इसके अलावे सर अगर आप जाए तो काराकाट, वहां भी वही स्थिति बन रही है। अब एक जहानाबाद है, हालांकि जीते चंद्रवंशी कम से है,
सीट से, लेकिन चंद्रवंशी खुद अपनी जीत को लेकर के श्योर नहीं है, तो वो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बीजेपी में आके बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा वो मिल नहीं रहा है। इसके अलावे मतलब बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बीजेपी के सिटिंग सांसद इस बार बदलने वाले हैं। तो जैसे कि एक सासाराम सीट है, वहां से छेदी पासवान के खिलाफ नाराजगी चल रही है लोगों की, लेकिन वहां से जदयू के एक बड़े नेता है जो कि पासवान जाति से ही हैं, और सासाराम में उनका ठीक ठाक वर्चस्व है और ठीक ठाक उनको लोग मानते हैं, बड़े ईमानदार भी हैं, हिंदुत्व की भी पॉलिटिक्स करते हैं, इनफैक्ट खुल के हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते आए हैं जदयू में रहने के बावजूद। तो वो भी रिसेंटली जो है नितिन गडकरी से मिलके आए थे। ये सारे पक्की खबरें हैं। तो दरार जो है ना, जैसे ही आरसीपी सिंह बीजेपी में आए हैं तब से वो लगातार जदयू के अंदर बढ़ रहा है। और नीतीश कुमार का, इसीलिए मैंने कहा कि सारा फोकस पुल, सड़क, क्राइम कंट्रोल से शिफ्ट होकर के अपने विधायक और अपने सांसदों को एकजुट रखने की है। क्योंकि आरसीपी सिंह बीजेपी में आने के बाद लगातार उन लोगों से संपर्क में है सर, जिनको उन्होंने अपने अध्यक्ष पद पे रहते हुए बड़ी बड़ी पदवी दी थी। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार का मामला बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। अगर देखे तो है, इस वजह से क्योंकि रणनीति बीजेपी की बड़ी पक्की है। अभी 5 दिन पहले जहां पे मेरा घर है वहां से थोड़ी दूर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आरपीएस मोड़ एक जगह है, वहां पे बीजेपी की कार्यकारी बैठक हुई थी। उसमें बहुत क्लियर कुछ पॉइंट सेटअप किए गए थे कि चिराग पासवान को एकदम साफ छोड़ देना है कि वो कैसे अटैक करेगा, लेकिन नीतीश कुमार को लगातार इंगेज करना है। वो चिराग पासवान के जिम्मे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की मतलब नजदीकी सबको पता है कि वो बड़े दोनों क्लोज हैं आपस में। तो वो चाहते हैं कि वो लगातार हमला करें नीतीश कुमार पे और बीजेपी ना करे। बीजेपी जंगल राज, तेजस्वी यादव और आरजेडी पे हमला करे तो दो चीजें होंगी। बीजेपी लॉकुस समीकरण पे अटैक नहीं कर रही है, लॉकुस समीकरण पे अटैक कर रहे हैं चिराग पासवान, और लॉकुस समीकरण के बजाय इनफैक्ट वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। तो वो चांसेस देख रही है बीजेपी की लॉकुस समीकरण को बीजेपी में वो जो वोट है वो लेके आना है बीजेपी की तरफ। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा पहले टूट गए हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा से ही हैं, समुदाय से आते हैं, और आरसीपी सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं। और पूरा बीजेपी, अगर आप इधर बिहार के आईटी सेल को जो लोग क्लोजली वॉच करते हैं, दिखेगा कि वो सीधे सीधे कोयरी कुर्मी के वोट बैंक को टारगेट करके बीजेपी की तरफ लाना चाह रहा है और लगातार तोड़ रहा है। तो नीतीश कुमार भी राजनीति में पीछे नहीं है सर। राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो इन्होंने अभी जिनको आनंद मोहन सिंह को बाहर निकलवाया, उनसे हमला करवाया है बीजेपी पे कि बीजेपी सवर्ण वोटर को धोखा दे रही है, बीजेपी हिंदू वोटर को धोखा दे रही है। ये बात तो खाली बिहार में ही नहीं हो रही, बहुत जगह हो रही है। तो ये खेल जो है ना, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इसको बीजेपी काउंटर भी नहीं कर रही है। कैसे करेगी? उसके लिए खुद बीजेपी को कुछ करना होगा ना। बीजेपी के हर्षवर्धन जो हैं, हर्षवर्धन जी जो है वो दिल्ली के, वो तो कल मिले थे पासवानदाओं से और बहुत सारे लोगों से उस पर फोटो डाल रहे हैं, जबकि पिछले 1 साल का मैसेज दिया जा चुका है क्लियर कि भाई कम से कम ये 1 साल इस तरह की जो है दिखावे की जरूरत नहीं है तुमको। इस प्रकार का दिखावा अंततोगत्वा तुम्हें ही अब हार्म करने जा रहा है। क्योंकि अच्छा, पहले ठीक है, आप नजरअंदाज कीजिए कुछ, पहले कोई एक हिंदुत्व का ऑप्शन तो नहीं था, अब ऑप्शन है। तो नाराज वोटर नोटा की जगह वो ये कह रहा है कि हम इसको दे देंगे, इसको नहीं देंगे। और इस बात को अगर अब भी बीजेपी आईटी सेल और भाजपा ने बहुत सीरियसली नहीं लिया, इसके काउंटर नहीं खोजे, तो आने वाले समय में तकलीफ बढ़ेगी सर, ये बीमारी बड़ी होगी। अरे अभी तो आ रहा था कि साहब की उत्तर प्रदेश में भी पसमानदा आउटरीच की जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ सर आप भी जानते हैं सिचुएशन ये है, ठीक है आउटरीच करने के बाद, लेकिन वो ये लगेगा कि चलो ठीक है योगी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो योगी जी ठीक है, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश में लार्जर देन बीजेपी हो चुके हैं सब कुछ। ये बात और है कि निकाय चुनाव में जीतने के बावजूद पोस्टर पे जलन के मारे उनका नाम न लिख करके नड्डा और मोदी जी का नाम लिखा गया, लेकिन उससे वास्तविकता वो तो बीजेपी आईटी सेल का काम था। मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने तो बधाई दे दी थी अपनी तरफ से।
मैं वही कह रहा हूँ बीजेपी के आईटी सेल को ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो ना तो बीजेपी को बोल रहा हूँ, ना किसी और को बोल रहा हूँ, किसी नेता को। मैं तो लगातार बीजेपी आईटी सेल को बोल रहा हूँ कि बीजेपी आईटी सेल अगर इस समस्या को नहीं समझी और सही जगह पर नहीं पहुंचा है कि ये जो पशमंदा का अप्रोच है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये अप्रोच लाइन ही अब गलत है और इस अप्रोच लाइन पे जितना आप आगे तो चलेंगे वो डैमेज अप्रोच करेगा। लाइन तो अपीजमेंट वाली पे चले गए ना, बजाय फॉल्ट लाइन बनाने के वो तो अपीजमेंट पे चले गए। वो मैं वही कह रहा समरस हूँ। वो अशराफ और पसमानदा में समरसता वाली लाइन पे चले गए। तो वो लाइन तो फेल होनी ही होनी थी। इसीलिए मैंने वो कहा कि वो ये लाइन अगर जो है पसमानदा हाँ। को खड़ा करते मजबूती से अशराफ के सामने, तो कुछ नतीजा निकलता, लेकिन वो उनको समझ ही नहीं है इस्लाम की, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और समझना चाहते भी नहीं। कम से कम ज्ञानी लोगों से कुछ सबक लें, जो बताएँ उनको कि भई क्या है स्थितियाँ। कम से कम बिहार इस मामले में उन्होंने, सम्राट चौधरी ने क्लियर किया है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे जो युवा नेता हैं उन लोगों को पिच करना है और हिंदुत्व के ऊपर जो है हम समझौता नहीं करेंगे बिहार में। और हिंदुत्व ही वो फैक्टर है जो हम सभी जातियों को जोड़ के रखेगा। तो यहाँ पे तो पता नहीं सम्राट चौधरी को बना करके अध्यक्ष एक बुद्धिमत्ता का कार्य मुझे लग रहा है कि कम से कम इन लोगों ने किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, तो अब ये बताइए कि जो पुल की पॉलिटिक्स है, ये कौन-सा मोड़ लेगी? क्योंकि बहुत हल्ला-गुल्ला किया गया जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में उसका, और अगर आज बहुत सारे लोगों ने इस्तीफ़ा माँग दिया अश्विनी वैष्णव का। हम्म, अब ये जो पुल गिरा है, इस पे तो तेजस्वी बाबू शायद कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई मरा तो नहीं ना कम से कम? देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ एक पढ़ा लिखा आदमी और इसी वजह से इन सब चीजों को अच्छे से हैंडल करता है बनिस्पत एक बेवकूफ के। आप मौत से जब कंपैरिजन करेंगे करप्शन का ना तो वो और कियोस ही पैदा करेगा और फिर नाटकीय मोड़ लेगा भविष्य में। आज अगर बिहार के अखबारों को हम उठाएं सुबह में, जो मैंने 3 अखबार बिहार के पढ़ता हूँ उसके लिए, तो नवभारत टाइम्स हो गया और हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, तीनों में चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, फिर जो उपेंद्र कुशवाहा है, सुशील मोदी, बीजेपी ने बड़े अच्छे से अपने सहयोगियों के साथ सुनियोजित ढंग से हमला बोला है। और ये अटैक आने वाले समय में भी जारी रहेगा क्योंकि मैंने बताया 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसका अटैक का प्लान ही है कि इंगेज करना है, अलग अलग आदमी को अलग अलग टारगेट दिया गया है और उस पर नीतीश कुमार को एकदम अलग ढंग से खेलना है और आरजेडी पे अलग ढंग से बैटिंग करनी है। आरजेडी को बीजेपी काउंटर करेगी और नीतीश को बर्बाद करेंगे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। तो इस जो है इंगेज डिवाइड रूल वो वाली चल रही है, डिफीट। तो उस प्रकरण में मुझे लग रहा है बीजेपी का वैसे भी अपर हैंड है क्योंकि अच्छा ये जो ब्रिज गिरा है ना, ये ठीक कांवड़ यात्रा अब से 1 महीने बाद शुरू होना है। रियल पॉलिटिक्स अब यहां से बिगिन हो गई सर, क्योंकि वहां पे लोग बहुत जाते हैं कांवड़ यात्रा में। हर रोज लगभग 1.5-2 लाख श्रद्धालु जल उठाते हैं और इस बार तो मलमास पड़ रहा है तो 2 महीने का है। तो ये जब जब लोगों को ब्रिज दिखाएंगे और वहां पे तो पॉलिटिक्स यहाँ पे से शुरू होने की होगी इसको लेकर के अभी सियासत। तो ये जो कांवड़ यात्री हैं, ये कहाँ जाते हैं? वैद्यनाथ धाम? हाँ वैद्यनाथ धाम में जाता हूँ। अजगैबीनाथ मतलब सुल्तानगंज से जल उठाते हैं। 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है कांवड़ यात्रा। अच्छा। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि 8 जुलाई से 14 जुलाई तक कोई शो नहीं होगा मेरा, कम से कम जेडी पर। 8 जुलाई से और 14 जुलाई तक ठीक है, एडवांस नोटिस ले लेते हैं वहाँ। हाँ कांवड़ यात्रा में बिजी रहूंगा ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएँ हम्म कि थोड़ा-सा चूँकि पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, तो पश्चिम बंगाल की भी चर्चा कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अब क्या स्थितियाँ बन रही हैं? जब से वो सागर दीघी वाला जो चुनाव है, वो कांग्रेस जीती है, उसके बाद से क्या स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पर? इसको सर हम लोग ऐसे समझते हैं, ये पता नहीं एकदम से शिफ्ट आया है कर्नाटक के पहले से या कब, ये मुझे रीड करना होगा। लेकिन अभी मैं सीमांचल के भी विजिट पे था तो कटिहार में गया था। एकदम से जो जदयू या आरजेडी, ठीक है अभी महागठबंधन सरकार है,
लेकिन एकदम से कांग्रेस प्रेमी अचानक से बढ़ गए हैं, जो कि कभी आरजेडी या जदयू प्रेमी हुआ करते थे, जो कांग्रेस विरोधी भी थे और जदयू प्रेमी थे। ठीक है, अभी अलायंस है, लेकिन वो ना भी होता तो भी मैंने पता करवाने का प्रयास किया कि अगर मान लीजिए अलायंस ब्रेक हो जाता है और कांग्रेस आरजेडी चुनाव में लड़ती, तब आप किसके साथ रहते? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। और ये चीज आपको सर इवन मालदा में, मालदा इस वजह से मेरे पास अपडेट है क्योंकि आम का सीजन आ गया है और मालदा से हम लोग कच्चे आम मंगवा के जो है ना, बहुत सारे मेरे व्यापारी दोस्त हैं जो व्यापार करते हैं, तो रिसेंट विजिट में वहां आप मालदा में भी, अगर जो मालदा के मुसलमान हैं एकदम से कांग्रेसी हुए पड़े हैं। अकारण नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद लोकसभा को लेकर के एक मुसलमानों के बीच में शायद एक समझ बैठी है कि लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कोई माने ना माने हम मानते हैं और हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं लोकसभा में। और अगर ये सिनारियो है तो ममता बनर्जी को परेशान होने की आवश्यकता है, और ममता बनर्जी को परेशान इसलिए होने की आवश्यकता है क्योंकि इनको विधानसभा में 95% मुसलमानों का वोट मिला था, जो कि इस बार नहीं होने जा रहा है। बीजेपी, जैसा मैंने कहा सर कि अभी अब शुवेंदु अधिकारी पे ही निर्भर है और वही निर्णय ले रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। बीजेपी अपने कैडरों को समेट रही है। जो नाराजगी 2021 में थी, 2024 आते आते अब वो नहीं है, और उनको पता है। उसका कारण है सर कि बीजेपी के नेताओं का के ऊपर उनका रोष था क्योंकि उन्होंने बचाया नहीं लोकसभा के सांसद, और लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि बंगाल पुलिस ही जो है ना वो साथ में नहीं है, तो सांसद के बस के बाहर की है, या इवन एमएलए के बस के बाहर का था कि वो उनको बचा पाए। तो उनको ये भी समझ में आया कि असल हमारे साथ जो अत्याचार हुआ वो कराया तो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बनर्जी की अपनी परेशानी है सर। एक बड़ा जबरदस्त है कि वर्ल्ड के 2 एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त जेल में हैं, एक दिल्ली वाले और एक बंगाल वाले। बंगाल वाले भी वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ही माने जाएंगे। और इधर रिसेंटली केजरीवाल साहब गए भी थे बंगाल में, बोला दीदी आप सपोर्ट करो, कि इस नाते हमको सपोर्ट करो कि मैं भी करप्ट तू भी करप्ट, कम से कम होता है। एक फिल्म आई थी ना सर कि कोई झूठा कोई झूठी, तो वो ऐसा कुछ है, मैं चालबाज झूठी तू मैं झूठी। मक्कार। हाँ, तो तू झूठी मैं मक्कार, वो उसी टाइप पे चल रहा था वहां पे। तो ममता दीदी ने बोला कि हाँ केजरीवाल तुम बात सही बोल रहे हो, करप्शन के नाते मोदी हम सबको बर्बाद कर देगा, तो मैं तुमको सपोर्ट कर देती हूँ। लेकिन इन सब से जो है भला नहीं हो रहा है टीएमसी का लोकसभा में। लोकसभा में बीजेपी को अंडर 10 सीट लाने का जो सपना था, या फिर जो आपका पहले सर्वे में आया था, वो बीजेपी शायद ओवरकम कर लेगी। अब वो 15, 16, 17, 18 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 से ऊपर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 10 से ऊपर रहेगी। हमारे सर्वे में तो पिछली बार 5 आया था। हाँ, लेकिन इस बार आपको आप एक बार चेक करा लीजिएगा सर से। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के प्रति वापस सिंपैथी इस वजह से वापस आई है क्योंकि बीजेपी का वो जो कैडर है ना, और खास करके संघ जिस प्रकार से उन बस्तियों में काम कर रहा था वापस उनको बसाने का, तो उन्होंने समझाने में वो समझाने में कामयाब हो गया अपने वोटर को कि भाई हम तुमको मदद कर सकते, तुम्हारा घर बसा सकते, तुमको वापस घर दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास न बंगाल पुलिस है, न सत्ता में हम है, तो हम तुमको बचाएं कैसे? असली गुनहगार तो वो है जो तुमको मार रहे हैं। और ये बात मोटा मोटी वो लोग वापस समझ गए हैं कि हमारा जो, जब तक ये ममता बनर्जी रहेगी हम तो सुख शांति से नहीं जी सकते। तो अल्टीमेटली वो वोट किसको देंगे? लेफ्ट और कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस भी उनकी बात नहीं कर रही, उनकी बात उनके बीच में रह के जो है वो संघ के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी वजह से वो वोट बैंक वापस आ गया है। जी, अगर हम देखें पश्चिम बंगाल का, तो कांग्रेस को 5.67% वोट मिला था और 2 सीटें वो जीते थे। ममता जी को 43.3% वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 40.7% वोट मिला था। और यही जो था विधानसभा में 3% कम हो गया था और इनका 6% ज़्यादा हो गया था।
बीजेपी और उसका तो लगभग 4% और ज़्यादा हुआ था, इनका 3% कम हुआ, तो 37 और 47 का फैक्टर आ गया था। जी। तो इसके हिसाब से यदि मान लीजिए ये 5.67 से तो कितना जाएगी, अगर बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो 15 तक पहुंच जाएगी कांग्रेस नहीं, 15 भले कांग्रेस। न जाए, 15 भले न जाए, लेकिन 10 तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद या 8 अचीव कर जाए। तो वो लेकिन वो माइनस किसका हो रहा है सर? सारा का सारा तो ममता जी का माइनस होगा ना फिर तो। हाँ हाँ हाँ, बस वही बात है कि वो जो भी बढ़ रही है कांग्रेस इस वक्त मुस्लिम वोट का, एकदम से पता नहीं है, हमको दिखा ये इवन उत्तर प्रदेश में भी कैडर नहीं है सर, उत्तर प्रदेश में पुराने कांग्रेस ही हैं। लेकिन अगर आप मुसलमानों से बात कीजिए, जैसे कि उसके कई सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई, जैसे अतीक अहमद वाला प्रकरण हुआ या आजम खान वाला प्रकरण हुआ, तो मुसलमान उनसे दूर हो गए और एकदम से वो कांग्रेस के करीब आते जा रहे हैं। मुरादाबाद में भी आप देखिए, सब कांग्रेस की इस बात, बहुत ज्यादा लोग कांग्रेस की बात करने लगे हैं। तो ये कोई मैसेज भिजवाया गया है कोडेड, ये अब देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि कहीं टॉप मोस्ट लीडरशिप होगी उनकी जो कोडेड मैसेज भिजवाई होगी मदरसों के थ्रू, मस्जिदों के थ्रू, कि भाई लोकसभा 2024 हमारे लिए जीवन तो मरण है। लोकसभा 2024 में मुसलमान जाएगा कांग्रेस के साथ, तो इसका भारतीय जनता पार्टी पर तो इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ेगा। अब देखिए सर, क्या है कि अच्छा पड़ेगा, ये तो आपको उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में तो चलिए महागठबंधन है, बंगाल में और उत्तर प्रदेश में तो दिख रहा है। लेकिन जहां एकदम फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, वहां वो डिवीजन अगर नहीं है और वो भी 2-3% यूनाइट हो रहा है, तो और बीजेपी पसमंदा कर रही है, तो वहां तो नुकसान हो सकता है, जैसे एमपी में, हिमाचल में हमने देख ही लिया है, एमपी में कर्नाटक तो में भी। अब प्रतिशत है ही कितना, 5-6% तो कुल है। हाँ, कर्नाटक में भी वही है। कर्नाटक का भी मुझे तो ये असेसमेंट जो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि जहां उनका वोट शिफ्ट हुआ है वहां बीजेपी पहले से ही नॉन एग्जिस्टेंट थी। बीजेपी ने बिल्कुल तो सही बात अपना है। वोट खोया है जहां वहां हारी है। मैं तो यही कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि बीजेपी अपना कोर वोट खोई है ना। बीजेपी अगर मैसूर में हारती तो हमको आपको समझने में दिक्कत नहीं होता, वहां पे उनका सीट भले कम हुआ है लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम्म। वो बर्बाद हुए उस गढ़ में जो उनका गढ़ था, वहां उनको बर्बाद नहीं होना चाहिए था। उत्तर कन्नड़ा में यदि आप 6 में से 4 सीटें हार जाते हो, तो उसका मैसेज तो स्पष्ट है कि आपका कोर वोटर जो बिल्कुल खांटी मजबूत, जो आपका उत्साही वोटर था, वो आपसे अलग हुआ है। मैं वही कह रहा हूं, तो ये चीज बीजेपी को भी सुधारनी है। बाकी नीतीश कुमार तो सुधार ही रहे हैं, कम से कम नीतीश कुमार अपीजमेंट पॉलिटिक्स में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रोज दरगाह पे इतना बड़ा चादर वादर, कभी तेजस्वी को लेके भेज देते हैं, कभी खुद चले जाते हैं, कुछ कांग्रेसियों को भेजते रहते हैं। हर हफ्ते का ये कार्यक्रम है सर। उनको पता है कि हमारा मेन वोटर जो है कोई भी नहीं है, मेरा मेन वोटर मुसलमान है। और मुसलमान वोटर इस बार ओवैसी को भी नहीं पूछ रहा है बिहार में, ये भी बड़ी बात मार्क करने वाली। इस बार बोल रहा है किशनगंज में भी, नहीं नहीं नहीं, अभी ओवैसी नहीं, अभी ओवैसी हमारी आवश्यकता नहीं है। जी, तो चलिए इसी पॉइंट पे आपको शुभकामनाएं देते हैं कि एक बार फिर से आप पुल बनवाएं, और एक ही पुल बार बार बनेगा तो उससे जो है वो जो पार्टी फंड है उसमें और भी अच्छा पैसा आएगा। तो आपको एक बार पुनः बधाई देते हैं कि बहुत सारे पुल एक ही स्थान पर बार बार बनते रहे आपके यहाँ। बिहार में एक आप सुशासन का एक कीर्तिमान स्थापित करें। जब जय जब हिंद, नीतीश कुमार वंदे बेइज्जती कराते मातरम। हैं, हर एक बिहारी की बड़ी बेइज्जती होती है। जय श्री राम। जय श्री राम।